Jai Hind everyone and welcome to Khan Global Studies. I hope you all are doing well. In this session, we'll be learning about commands in our Indian Armed Forces under Indian Navy, Indian Army and Indian Air Force. Along with this, हम ये भी देखेंगे कि थिएटर कमांड्स क्या है और इनका आइडिया क्यों लाया जा रहा है और ये हमें कैसे बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कमांड है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसे गवर्न कौन करते हैं, एंड देन विल बी रनिंग सेक्टर बाय सेक्टर अंडर ईच सर्विस इन देयर रिस्पेक्टिव कमांड्स। तो सबसे पहले बच्चों कमांड होता क्या है? तो बेसिकली कमांड जो है ये इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि हम हमारा डिफेंस और मजबूत कर सकें। हर एक देश में ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होते हैं जिनको डिफेंड करना या जहाँ से खुद को डिफेंड करना बहुत आसान हो, है ना? तो यहाँ पे बच्चों ये जो कमांड्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानिंग, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल कंट्रोल का। ठीक है, और ये सब कुछ एक बहुत ही डिटरमाइंड और डिफाइंड मैनर में होता है। ठीक है, इसमें आपका जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। स्पेशली अगर हम कमांड के रीज़न जाने कि क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ज़रूरत क्या है। अगर कमांड नहीं भी हो तो काम तो चल ही जाएगा, सभी हमारे आर्म्ड पर्सनल्स हैं, सभी ट्रेंड हैं रिस्पेक्टिव अकेडमीज़ में, सबको पता है हाउ टू डू व्हाट टू डू, तो वाई आर कमांड्स रिक्वायर्ड। तो बेसिकली कमांड्स में क्या होता है, जितने भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एक यूनिफाइड सेट ऑफ कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग इससे फास्टर हो जाती है। वहाँ पर आपको डिसाइड नहीं करना होता है कि इस पर्टिकुलर काम के लिए कहाँ जाना है। अगर कमांड्स नहीं होंगे देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, रीजन स्पेसिफिक प्रिपेयर्डनेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेंट्रल कमांड है या हमारा नॉर्थ ईस्टर्न कमांड है या हमारा साउथ वेस्टर्न कमांड है, ठीक है, तो इन रीजन्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं ये रीजन्स, और इसी के साथ ऐसी जगहों पे भी कमांड्स होते हैं जो खुद में वल्नरेबल है, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लोकेटेड है, और वहाँ पे कमांड इसलिए होना चाहिए कि वो उन स्पेशल चीज़ों को, पावर प्लांट्स को, एनीथिंग दैट कैन बी एनीथिंग, उसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ उसका रीजन स्पेसिफिक बेनिफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव होते हैं। अब आगे देखिए कमांड्स की ज़रूरत है क्यों एग्जैक्टली। तो इंडिया का जो साइज़ है, ठीक है, और जितनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ, आप देखो हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, हमारे यहाँ ऐसे वेटेस्ट स्पेसेस ऑन अर्थ भी अवेलेबल हैं, जैसे आप देखो चेरापूंजी, मौतनराम, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वहीं आप देखो तो हमारे इतने बड़े बड़े डेजर्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, हमारे कोल्ड डेजर्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, माउंटेन्स भी हैं हमारे यहाँ, वैलीज़ भी हैं हमारे यहाँ, रिवर्स भी हैं हमारे यहाँ, ओशंस भी हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ओशन इन द सेंस इंडियन ओशन, ठीक है, सो हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन द जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन रिस्पेक्टिव एरियाज़ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करें। ठीक है, जैसे माउंटेन्स हमारे चाइनीज़ बॉर्डर साइड आपको दिख जाएंगे, डेजर्ट्स पाकिस्तान साइड आपको दिख जाएगा, ओशंस जो है हमारा इंडियन ओशन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उधर कमांड्स डिप्लॉय करने पड़े, जो कि हैं अभी भी, और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को पूरा का पूरा काउंटर और इनको ख़त्म करने के लिए जड़ से कमांड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ बहुत सारे कमांड्स अपनी रिस्पेक्टिव वॉर फाइटिंग में स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। जो हमारे माउंटेन साइड के कमांड्स हैं वहाँ आपको माउंटेन गुरिल्ला माउंटेन वॉरफेयर बहुत दिखेगा। जो माउंटेन ऐसे साइड के कमांड्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, या माउंटेनियस भी नहीं, इवन इन द सेंट्रल इंडिया और द सदर्न इंडिया, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनल थ्रेट्स हैं या इंसर्जेंसी इशूज़ हैं या बॉर्डर इशूज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी है, तो गुरिल्ला वॉरफेयर की भी यहाँ पे जो है इंटीग्रिटी करने की कोशिश की जाती है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग ऑफ द ऑफिशियल्स एंड द सोल्जर्स एज वेल। तो यहाँ पे वही है कि माउंटेन वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, मैरीटाइम वॉरफेयर, इन सब की स्पेशलाइज्ड वॉर फाइटिंग अब हमें ट्रेनिंग के साथ ही मिल जाती है। सो व्हेन दे आर डिप्लॉयड दैट इज़ बीइंग प्रैक्टिस एट दैट टाइम। और इसी के साथ जब स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, बायलैटरल या मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जब हम डेजर्ट वॉरफेयर के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम महाजन फील्ड फायरिंग में जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम इंडियन ओशन रीजन पर हमारा IFR करें, कुछ भी करें, ठीक है, सो ये सारी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस उन्हीं जोग्राफिकल लोकेशंस पे इसलिए होती हैं ताकि ऐसी जोग्राफिकल कंडीशंस पे हम प्रिपेयर्ड कैसे रहें, ठीक है, फॉर फाइटिंग आर एनिमीज। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। ठीक है, अब अगर हर एक चीज़ के लिए हम सीधे जनरल्स को ही पहुंचने लग जाएं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कमांड में कोई इशू आ गया, अगर वो कमांड फॉर्म्ड नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? फिर हाईएस्ट अथॉरिटी हमारे दिमाग में कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या नेवल स्टाफ या एयर स्टाफ। ठीक है, तो अगर हर एक पर्टिकुलर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए इफ़ वी रीच टू द हाईएस्ट अथॉरिटी पॉसिबल देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया ही यही होता है कि आंसरेबिलिटी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है, जिससे काम और अच्छे से हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जैक्ट कंसेप्ट बिहाइंड इट। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन हो जाता है बच्चों, है ना, इजीली कोऑर्डिनेशन हो जाता है स्टेट्स के साथ कमांड्स के थ्रू, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल
पार्ट ऑफ इट। अब अगर हम इंडियन आर्मी के कमांड्स की बात करें तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन आर्मी की कमांड्स में जो आर्मी कमांड्स है उन्हें गवर्न कौन करता है, ठीक है। तो आर्मी कमांड्स के जो आप सबसे ऊपर की पोजीशन देखेंगे, जनरली यू विल सी इट इज़ हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल, जिनकी पोजीशन को या हम डेजिग्नेट करते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, है ना, COC, GOC इन सी से, ठीक है। तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ से हम इसे डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। तो GOC इन सी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर एक पूरा फ्लो चार्ट अवेलेबल है विच डेमोन्स्ट्रेट्स कि हमारे आर्मी के कमांड्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। सो 7 आर्मी कमांड्स हैं, है ना। सबसे पहले हमारा जो नदन कमांड है आपको यहाँ उधमपुर में दिख जाएगा। इसी के साथ आर्मी का जो ट्रेनिंग कमांड है दैट इज़ इन शिमला। अलॉन्ग विद दैट हमारा वेस्टर्न कमांड इज़ इन चंडी मंदिर। इसी के साथ हमारा साउथ वेस्टर्न कमांड इज़ इन जयपुर। सेंट्रल कमांड इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। वेस्ट बंगाल में हमारा लोकेटेड है ईस्टर्न कमांड, ठीक है। ईस्टर्न कमांड इज़ इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता। इसी के साथ सदर्न कमांड हमारा महाराष्ट्र के पुणे में लोकेटेड है। तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डायग्राम ऑफ वेयर वी कैन फाइंड आर 7 इंडियन आर्मी कमांड्स। अब इनको और डेप्थ में देखते हैं बच्चों। नॉर्दर्न कमांड जो हमारा उधमपुर में है, इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है कि हमने नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में ही रखा, कहीं और रख लेते, किसी और स्टेट में रख लेते? तो द रीज़न इज़ कि जम्मू कश्मीर से प्रॉक्सिमिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारे वल्नरेबल जगह हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और दीज आर द प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट दे हैव देयर ओन कॉम्प्लेक्सिटीज़ एज वेल। तो इसीलिए यहाँ पे जब कमांड होता है तो इट बिकम्स ईजियर टू एक्सेस, है ना। इसी के साथ एक्टिव बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान चाइना दोनों साइड से, तो ये भी हमें एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट दे देता है। इसका रोल यही है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या होती हैं? बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, आतंकवाद रिलेटेड दिक्कतें होंगी, तो काउंटर टेररिज्म, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन ऑल्टीट्यूड बेस्ड है, और LOC LAC दोनों ही बॉर्डर्स यहाँ लग जा रही हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट एज वेल। दूसरा कमांड आ जाता है वेस्टर्न कमांड दैट इज़ इन चंडी मंदिर, और इसी के साथ ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सीधे पाकिस्तान को फेस करता है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है तो चंडी मंदिर इज़ योर प्लेस, ठीक है। इसी के साथ फ्लैट टेरेन है तो जोग्राफिकल बेनिफिट है कि एकदम बढ़िया हमें समतल ज़मीन मिल जाती है। यहाँ पे आर्मर्ड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर आराम से हो सकता है। हमारी इन्फेंट्रीज के साथ साथ हमारी आर्टिलरीज भी बढ़िया आराम से यहाँ पर अपना पूरा 100% एफिशिएंसी दिखा सकती हैं। रोल यही है कि कन्वेंशनल वॉर की प्रिपेयर्डनेस यहाँ हो सकती है बहुत अच्छे से, और स्ट्राइक कॉप्स के ऑपरेशन भी यहाँ होते हैं, ठीक है। ईस्टर्न कमांड की अगर हम बात करते हैं तो ये कोलकाता में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। ये ज़रूरी इसलिए है इसकी लोकेशन के हिसाब से क्योंकि चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश हमारे 3 नेबर्स के बहुत करीब है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एकदम गाइड करके रखता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिस पे चाइना की बहुत समय से नज़र है ना, उस रीजन में ऐसे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ माउंटेन वॉरफेयर एज आई टोल्ड यू बिफोर, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है यहाँ पर मिलिटेंट्स का, ठीक है। देन कमिंग टू द सदर्न कमांड दैट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र पुणे। तो सदर्न कमांड जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सिक्योर हिंटरलैंड प्रोवाइड करता है हमें। इसी के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड बन जाता है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व है हमारे लिए, है ना, और ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट यहाँ से अच्छा हमें मिल जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड इज लोकेटेड इन लखनऊ। द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है। हर एक देश में एक सेंट्रल कमांड होना ज़रूरी है सो दैट सेंटर से आपको हर जगह की आराम से एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ री इन्फोर्समेंट ईजिली हो जाती है, कहीं भी अगर आपको री इन्फोर्स करना हो, बैकअप पहुंचाना हो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन साउथ वेस्टर्न पे आते हैं तो साउथ वेस्टर्न इज़ इन जयपुर, है ना। इसी के साथ आपका यहाँ पे लोकेशन डेजर्ट के कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाकिस्तान फेसिंग है। इसी के साथ रोल डेजर्ट वॉरफेयर और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। 7th हो गया हमारा आर्मी ट्रेनिंग कमांड विच इज़ फाउंड इन शिमला, ठीक है। इसका फंक्शनल जो हिस्सा है वो यही है कि इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ऑल ऑफ द कैडेट्स वंस यू बी गेटिंग थ्रू ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी इधर इन IMA और INA और NDA और AFA वेर एवर। तो अगर आप आर्मी के अंडर जाते हैं, यानी कि इफ़ यू आर गोइंग अंडर IMA, इफ़ यू गेटिंग ट्रेंड अंडर OTA, है ना, OTA गया चेन्नई बोथ वर्क्स, तो इसमें आपकी जो ट्रेनिंग होगी और आज उसके बाद भी सर्विस ट्रेनिंग भी होती है। वंस यू आर कमीशनड आफ्टर दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरगो मल्टीपल सर्विस ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो ऑल ऑफ दैट इज ओवरलुक्ड बाय द कमांड दैट इज इन शिमला, दैट इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड सेट करता है, डॉक्ट्रिन सेट करता है, साथ ही साथ फ्यूचर वॉरफेयर के कंसेप्ट यहीं से आते हैं, है ना। अब ये सारे कमांड्स के हमारे लोगोज है विच आव गॉट फॉर यू। फर्स्ट इज ट्रेनिंग कमांड, सेकंड इज ईस्टर्न कमांड, थर्ड ये हमारा इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स है। ऑल ऑफ द हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, रिमेंबर दैट, ठीक है, वेदर इट इज ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ओके। नदन कमांड जो है हमारा उसका ये लोगो है। सेंट्रल कमांड, सदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड एंड वेस्टर्न कमांड, ओके।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कमांड दैट इज इंडियन नेवी के कमांड्स हमारे। सो इंडियन नेवी के कमांड की बात करते हैं तो इन्हें गवर्न करते हैं वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर, जिनकी पोजीशन को डेजिग्नेट किया जाता है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ से, जनरली FOC के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ यू विल सी दैट इंडियन नेवी हैज़ 3 कमांड्स ईच लोकेटेड एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आप यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा यहाँ पे वेस्टर्न कमांड है दैट इज़ इन, हाँ जी, वेस्टर्न कमांड है दैट इज़ इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से हमें पाकिस्तान से अच्छी खासी रीच मिल जाती है। सदर्न कमांड जो हमारे इंडियन ओशन रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के साथ ईस्टर्न कमांड है। फ्रॉम हियर वी कैन ईजिली एक्सेस चाइना। ठीक है, वी कैन ईजिली एक्सेस अदर नेबरिंग नेशंस लाइक म्यांमार एंड बांग्लादेश। और इसी का एक रीज़न है कि ईस्टर्न कमांड को हम इतना मजबूत रखते हैं। ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिग असॉल्ट शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स, मेजर मतलब मात्रा में आपको यहीं जो है कंडक्ट होते हुए दिखेंगी और यहीं आपको कमीशन होते हुए दिखेंगे। ठीक है, ईस्टर्न कमांड को हम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कमांड बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें नेवल स्ट्रेंथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनको डेप्थ में पढ़ते हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि अरेबियन सी, पाकिस्तान से इसका लोकेशन, एक्सेस टू पाकिस्तान और मेजर नेवल बेसेस हमारे यहीं मौजूद हैं। ठीक है, आगे अब देखिए इसका जो अगर हम रोल की बात करते हैं तो सी कंट्रोल बहुत अच्छा है यहाँ से, करियर बैटल ग्रुप्स इजीली एक्सेसिबल, और क्रिटिकल ट्रेड रूट्स भी यहाँ पे हैं, तो हम इजीली हमारे ट्रेड रूट्स को भी सेफगार्ड कर सकते हैं। एंड इफ देयर इज एनी एनिमी एक्शन सो वी कैन ऑल्सो काउंटर दैट वेरी इजीली। सेकंड, ईस्टर्न नेवल कमांड की जो लोकेशन है हमारी विशाखापट्टनम क्यों रखी गई? सीधी बात है, बे ऑफ बंगाल एंड चाइनाज प्रेजेंस। ठीक है, इसी के साथ जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं जो कभी इधर कभी उधर, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, तो उसके लिए भी एक्सेस हमारा अच्छा है। हमारा जो इंडियन ओशन रीजन का जो ईस्टर्न सिक्योरिटी है वो भी अच्छे से यहाँ से हम कवर कर लेते हैं, और एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। ठीक है, एम्फीबियस यानी कि हार्बर फेस, सी फेस दोनों। ओके, सदर्न नेवल कमांड हमारा आपको कहाँ मिल जाएगा? केरला। केरला में कहाँ? कोची। ठीक है, ये बहुत फंक्शनल कमांड है, यहाँ से सब रेगुलेशन होते हैं, और इसी के साथ ट्रेनिंग भी यही ओवरलुक करता है। नेवल अकेडमीज को भी यही देखता है। नेवल अकेडमी, एज यू ऑल माइट बी नोइंग, INA इज इन एजिमला केरला, राइट, एंड कोची इज वेरी नियर टू इट। इसी के साथ डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट जो है यहीं से आता है। ओके, सो दिमाग में रखिएगा, पाकिस्तान फेसिंग जो है हमारा दैट इज मुंबई, चाइना फेसिंग जो है हमारा दैट इज विशाखापट्टनम, एंड ट्रेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड इज इन साउथ दैट इज कोची केरला। ठीक है, आगे देखिए इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एयरफोर्स में भी आपको 7 कमांड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एयरफोर्स के कमांड जो है गवर्न होते हैं एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर द्वारा, और डेजिग्नेशन होती है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जिन्हें हम AOC कहते हैं। इसी के साथ बात करें, हमारे सारे कमांड्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वेस्टर्न एयर कमांड इज लोकेटेड इन दिल्ली, अलॉन्ग विद दिस एयर हेडक्वार्टर इज ऑल्सो इन दिल्ली। ओके, साउथ वेस्टर्न कमांड जो है हमारा दैट इज इन गांधी नगर। ओके, इसी के साथ सेंट्रल एयर कमांड हमारा इलाहाबाद में, दैट हैज़ बीन चेंज टू प्रयागराज। ईस्टर्न एयर कमांड हमारा शिलोंग में है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग कमांड इज इन बेंगलुरु, मेंटेनेंस इज इन नागपुर, तो इसको MN करके याद कर लेना, मेंटेनेंस MNOP, तो M मेंटेनेंस N नागपुर। ठीक है, इसी के साथ आप देखिए ट्रेनिंग कमांड हमने अभी देखा बेंगलुरु, तो जितना भी एयरफोर्स का ट्रेनिंग होता है दैट इज बीन लुक्ड ओवर बाय दिस ट्रेनिंग कमांड दैट इज इन बेंगलुरु। सो अगर आप AFA में ट्रेन होते हैं and any other policy changes that are being done or any other further proceedings that are required regarding you, anything like that, वो सभी के लिए आपको ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु से अप्रूवल चाहिए होता है, और फिर वहाँ से जाता है हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर दैट इज इन दिल्ली। ठीक है, सदर्न एयर कमांड आपका कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में अगेन। ठीक है, सदर्न हमारे ज़्यादातर सदर्न कमांड सारे साउथ में ही आपको दिखेंगे, कभी कभार आपको कंफ्यूजिंग दिख सकता है कुछ कुछ, जैसे जयपुर वगैरह है ना, इसमें भी आप साउथ वेस्टर्न तो गांधीनगर आपको दिख जाएगा, बट बाकी मेजर सदर्न कमांड्स आपको सदर्न स्टेट्स में ही दिखेंगे। चलिए, इसी के साथ वन वी मूव अहेड तो ऑपरेशनल कमांड्स की एक बार और मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। वेस्टर्न एयर कमांड हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो इसकी लोकेशन दिल्ली है, तो पाकिस्तान का एक्सेस बढ़िया मिल जाता है, और ये चाइना एक्सेस भी देता है। ठीक है, ईस्टर्न एयर कमांड तो कंप्लीट चाइनीज़ एक्सेस दे रहा है हमें। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कमांड है, इसलिए शिलोंग में इसको हमने बसाया है। सदर्न एयर कमांड हमारा तिरुवनंतपुरम में है, दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में भी हमें एयरक्राफ्ट प्रेजेंस चाहिए, एयरक्राफ्ट की फ्लीट की प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि वो सर्विलेंस रिकॉनेसेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हाँ, हमारे पास नेवी के PATI सर्विलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, बट एयरफोर्स
ऑल्सो हेल्प्स, ठीक है, एज एन ऑक्सिलरी फोर्स इन सर्विलियंसिंग एंड रिकॉनेसेंसिंग द ओशन रीजन, मेरीटाइम रीजन, ठीक है। इसी के साथ आप देखिए साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है हमारा, ये आपका गांधीनगर में आपको दिख जाएगा, ये डेजर्ट फ्रंट में हमें मजबूती देता है। और सेंट्रल एयर कमांड जो है हमारा प्रयागराज में एकदम बीचों बीच ही इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ताकि रिजर्व पहुंचा सके। अक्सर जो सेंट्रल कमांड्स होते हैं इनका फंक्शनल रोल यही होता है कि आपको रिजर्व की तरह एक्ट करना है, क्योंकि आप सेंटर में है तो यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ द डिफरेंट कमांड्स इजीली, ठीक है। आगे आप देखिए फंक्शनल कमांड्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग कमांड आपको यहाँ बेंगलुरु में मिल जाएगा, मेंटेनेंस आपको नागपुर में मिल जाएगा। नाउ अगर हम कमांड्स की बात करते हैं तो इन सारे कमांड्स को हमने इनके इंडिविजुअल तो देख लिए कौन गवर्न कर रहा है, बट इन सारे कमांड्स को भी तो कोई गवर्न कर रहा होगा ना, समवन वुड बी गवर्निंग ऑल द कमांड्स। जिन भी कमांड्स को ये जो गवर्न कर रहे हैं उनकी भी तो आंसरेबिलिटी कहीं पे होती होगी ना बच्चों, तो हु आर दे आंसरेबल टू? तो आर्मी वाले जितने भी हमारे कमांड्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमने GOC&C के नाम से देखा था, तो आर्मी वाले जितने भी कमांड्स हैं जो गवर्न कर रहे हैं उन्हें, दे आर आंसरेबल टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, FOC&C आर आंसरेबल टू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एंड AOC&C आर आंसरेबल टू चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अंडरस्टूड? एट प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है हमारे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एट प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एट प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है हमारे बच्चों? कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो आई एम गिविंग दिस टू ऑल ऑफ यू फॉर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इसका ज़रूर बताइएगा, बहुत आसान है और ये आना चाहिए, नहीं आता है तो इसको याद करिए। ओवरऑल मिलिट्री एडवाइजर कौन रहते हैं? दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर हम आर्मी, नेवी, एयर स्टाफ तीनों को साथ में रेगुलेट कर रहे हैं तो हमें ऐसी कोई अथॉरिटी चाहिए जो कि इन तीनों के साथ मिटिगेट कर सके, और उसके लिए हमने एक पोजीशन बनाई हुई है, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। हमारे पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। प्रेजेंट हमारे सेकेंड CDS कौन है? जनरल अनिल रावत। हमारी जनरल अनिल चौहान। हमारी CDS की पोजिशन देखते हुए पाकिस्तान ने भी CDS की ही तरह एक नई पोजीशन बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ट्राइड टू मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ CDS, बस CDS की जगह CDF लगा दिया है, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर दिया है। और किसको बनाया होगा सोचिए आप? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पाकिस्तान ने बनाया है असीम मुनीर को, बट ऑफ कोर्स, ठीक है, खुद ही को प्रमोट कर देते हैं, खुद ही को नई पोजीशन पे इंडक्ट भी कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ द मिलिट्री गवर्नेंस इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। इसी के साथ इफ द क्वेश्चन इज बिंग आस्क्ड टू यू कि पाकिस्तान में जो CDF की पोजीशन बनी है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनी है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज पाकिस्तानी अमेंडमेंट, है ना, ये मत सोचना कि इंडिया का 27th, ओके। तो पाकिस्तान में पोजीशन बनी है, तो पाकिस्तान के 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पाकिस्तान में CDF की पोजीशन बनी है, और पहले CDF कौन है? असीम मुनीर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करते हैं, तो हमारे जितने भी यहाँ पे डिफेंस की वर्किंग है, स्वाभाविक सी बात है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही देखेगी, है ना, MOD। इसी के साथ जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो किसके पास जाती है बच्चों? सेंट्रल कैबिनेट जो है हमारी, ठीक है, उनके पास जाएगी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, है ना, तो हमारा जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उनके पास ही फाइनल अथॉरिटी जाती है ना। सो बट ऑफ कोर्स आगे देखिए यहाँ पे थिएटर कमांड्स की अगर हम बात करते हैं, तो अब थिएटर कमांड्स का कॉन्सेप्ट हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट भी पाकिस्तान कॉपी करने लग गया है CDF की पोजीशन इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। तो सेंट्रल कमांड क्या, थिएटर कमांड क्या होता है, ठीक है। तो जब हम थिएटर कमांड की बात करते हैं तो इसके पीछे का आइडिया यही है कि बहुत बार जब ऑपरेशंस हुए, जब वॉर्स हुए, जब हमने काउंटर टेररिज्म की कुछ भी टैक्टिक्स अपनाए, तो उसमें अक्सर देखा गया कि व्हेनेवर देयर वाज कोमिंगलिंग ऑफ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो अक्सर इंटरनल ट्रेनिंग, कोड ऑफ कंडक्ट और डिफरेंस इन द पैटर्न इन विच दे वर्क, वो हमेशा हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता था स्मूथ फ्लो के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देर देखो, आर्मी की वर्किंग और कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अलग होता है, नेवी का वर्किंग और कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अलग होता है, एयरफोर्स का भी बहुत अलग होता है। हालांकि SSB की प्रोसेस, ऑफिसर सिलेक्शन करने का प्रोसेस, उनका रिटर्न में जो एक्यूमेंट चेक करते हैं वो सब सेम है, लेकिन सर्विस का पैटर्न अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सर्विस रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब आप सोचिए कि जब अलग अलग रिक्वायरमेंट की सर्विस के द्वारा ट्रेन होते हुए ऑफिशियल्स जब एक साथ आएंगे, तो सेम ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए उनके रास्ते अलग अलग होंगे, बट ऑफ कोर्स क्योंकि उनकी सर्विस में उन्हें सिखाया गया है। अब अक्सर ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन के एफिशिएंसी के साथ हिंडर कर जाता है, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो थिएटर कमांड इसलिए है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की सिनर्जी, इंटरऑपरेबिलिटी बहुत अच्छी रहे, और आपस का ये जो फ्रिक्शन है थोड़ा बहुत भी, जो कहीं ना कहीं किसी ऑपरेशन की एफिशिएंसी को अंडरमाइन कर सकता है,
तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। सो अंडर वन कमांडर फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक रीजन को चुना जाएगा जो कि बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिक है, या तो वल्नरेबल है, उसको डिफेंड करने की ज़रूरत है, या वहाँ से डिफेंस अच्छा हो जाता है, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। तो मॉडर्न वॉर्स जो है बच्चों वो जॉइंट वॉर्स हैं, कोई भी ऐसा वॉर नहीं है कि नहीं हम तो सिर्फ आर्मी भेजेंगे भैया, ठीक है। जब भी वॉर होता है तो आपका नेवी भी एकदम एक्टिव रहती है, आर्मी भी एक्टिव रहती है, एयरफोर्स भी एक्टिव रहती है, ठीक है। सो मॉडर्न वॉर्स इंक्लूड ऑल थ्री फ्रंट्स, है ना। इसी के साथ इंटर सर्विस भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर है, तीनों सर्विसेज आर इन्वॉल्व, तो इंटर सर्विस अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे फास्टर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आप सोचिए देयर इज एन ऑपरेशन गोइंग ऑन जिसमें आर्मी प्रेजेंस इज देयर, नेवी प्रेजेंस इज देयर, एयरफोर्स प्रेजेंस इज देयर, बट देयर इज नो थिएटर कमांड और देयर इज नो सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी विच इज कंट्रोलिंग और ट्राइंग टू मिटिगेट थ्रू ऑल थ्री सर्विसेज। तो ऐसे में क्या होगा, द फाइनल डिसीजन विल बी डिलेड, ठीक है। एंड वॉर के समय पर अगर डिले होता है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है एक देश को, ठीक है। सो वॉर में या किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी काउंटर अटैक में ज़रूरी होता है फास्ट एंड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और हम ऐसा तो है नहीं कि भैया आर्मी के ही चीफ ने अकेले डिसीजन ले लिया और वो नेवी और एयरफोर्स भी वाइट करेंगे। अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं जिसमें तीनों सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है तो तीनों सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली में होना चाहिए, उन तीनों की रजामंदी होनी चाहिए। तो इसीलिए दूर दूर समय ना लगे तो हमने एक थिएटर कमांड की आइडिया या कंसेप्ट जो है उसको जन्म दिया, ठीक है। इसी के साथ चाइना और यूएस के मॉडल्स में थिएटर कमांड्स देखने को मिलते हैं, सो व्हाई नॉट अस, ठीक है। हमने देखा है उसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट बहुत है, सो इट्स अ गुड थिंग दैट वी हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर सिस्टम्स। आगे देखते हैं बच्चों, जो प्रपोज्ड थिएटर कमांड्स हैं। अभी देखो ये थिएटर कमांड्स इसमें से कुछ पे काम चल रहा है, कुछ कुछ बस एक आइडिया है, तो ये प्रपोज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रपोज थिएटर कमांड्स की बात करते हैं तो नॉर्दर्न थिएटर कमांड्स में भी बात चल रही है कि भैया चाइना एलएसी पाकिस्तान वाला रीजन वहाँ कहीं हम देख सकते हैं, कहीं लद्दाख में देख सकते हैं, नॉर्दर्न फ्रंट में कहीं देख सकते हैं कि थिएटर कमांड बनाएं। वेस्टर्न थिएटर कमांड को पाकिस्तान फ्रंट पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। मैरीटाइम थिएटर कमांड विल बी मोर फोकस टुवर्ड्स इंडियन ओशन रीजन, यानी कि आपका अंडमान निकोबार। ये तो इस पर बहुत खतरनाक काम चल रहा है। the MOD and the present government, ठीक है, दे आर फोकसिंग इंटेंसिवली ऑन अंडमान निकोबार एरिया। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार को मॉडर्नाइज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया है, ठीक है। उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ग्रीन ट्रिब्यूनल का इंटरफेरेंस भी आया है, बिकॉज देखो बच्चों अंडमान निकोबार बहुत स्ट्रेटजिक है, लेकिन वहाँ पर ऐसी डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है जो कि हमारे लिए बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे एक डर है कि वेन एवर वी आर मॉडर्नाइजिंग और क्रिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर समवेयर इट hinders and interferes with the biodiversity present, ठीक है। और फिर उसके कारण उनको बहुत नुकसान होता है एंड दे स्टार्ट डिप्लीटिंग इन नंबर। ये हमें नहीं चाहिए, हमें खुद की प्रोटेक्शन करनी है लेकिन साथ में बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो ट्रिब्यूनल है इनका इंटरफेरेंस भी सही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम जितना भी 18% एरिया या जितना भी एरिया हम यूटिलाइज करेंगे उसको हम वापस से कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उतना ही एरिया हम कहीं और कन्वर्ट कर देंगे एज अ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, या हम वहाँ प्लांटेशन लगा देंगे। और यहाँ पर सेंटर को कहा गया कि हो सकता है वहाँ पर ट्राइब्स मौजूद हो और आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन लगे तो आप ट्राइब को मूव करने को कहें। तो सेंटर ने कहा कि नो ट्राइब माइग्रेशन वुड बी फोर्सफुल, बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं रहेगा, हम उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। इफ़ दे वांट टू माइग्रेट विल बी ओके, इफ़ दे डोंट वांट इट विल बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। ये ऐसा सेंटर की तरफ से आया था इन दैट पर्टिकुलर। इसी के साथ ही जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है जिसमें अंडमान निकोबार को मॉडर्नाइज करने का चल रहा है, तो यहाँ पे एयर स्ट्रिप बन रही है, पोर्ट बन रहा है, मॉडर्न कॉलोनीज टाइप स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज यहाँ लगाए जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ डेवलपमेंट करने की यानी मॉडर्नाइज्ड डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। एयर डिफेंस कमांड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिफाइड कंट्रोल हमें रखना पड़ेगा एयर डिफेंस का, ठीक है। मिसाइल, रडार, फाइटर, इतने सारे एसेट्स हैं हमारे पास, तो उनको यूनिफाइड तरीके से विल हैव टू मेंटेन। हु विल कमांड अ थिएटर कमांड, अब थिएटर कमांड कौन देखेगा, तो सीधी सी बात है बच्चों ये भी वही देखेंगे जो कि या तो जनरल हैं या एडमिरल हैं या एयर चीफ मार्शल हैं, जो डायरेक्टली सीडीएस को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ बच्चों ये भी हो सकता है कि इन अपकमिंग, जिससे सीडीएस की पोजीशन हमने बनाई थी, तो हो सकता है इन अपकमिंग ईयर्स फॉर द फ्लुएंट फंक्शनिंग ऑफ दीज थिएटर कमांड्स हम थिएटर रैंक्स निकाल दें, ठीक है। बट दैट इज इन फ्यूचर, विल सी इफ दैट हैपेंस और नॉट। चैलेंजेस हैं भैया, चैलेंजेस क्या क्या हैं, इंटर सर्विस राइवलरी है, ठीक है, बिकॉज उनके सर्विस में जो उन्हें सिखाए दे विल अबाइड दैट, है ना। यही तो है भैया ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, व्हाट इज दैट कि वे ऑफ वर्किंग, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो किया जाए, ठीक है। तो इससे इंटर सर्विस इश्यूज थोड़े से आ सकते हैं।
एसेट शेयरिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ट्रेनिंग इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा बिकॉज अगेन क्योंकि आर्मी की रिक्वायरमेंट अलग है, नेवी की रिक्वायरमेंट अलग है, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उनकी ट्रेनिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको इंटीग्रेटेड भी ट्रेन करना पड़ेगा, तो इसके लिए ऑलरेडी एफर्ट्स जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। आप देखिए जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है, जॉइंट लेक्चर्स होते हैं, मॉर्निंग शो हॉल में अक्सर आप देखते होंगे, ठीक है, हेरिटेज लेक्चर्स होते हैं, हिस्ट्री लेक्चर्स होते हैं, मिलिट्री लेक्चर्स होते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर लेक्चर्स होते हैं। सो दिस इज़ अ अप्रोच, ठीक है, ये एक अप्रोच है कि हम इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अब एकदम से तो नहीं कर देंगे, किसी भी चीज़ को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का तरीका है अप्रोच इट, है ना, अप्रोच इट स्लोली, ठीक है। तो क्या होता है, स्लोली स्लोली आप सभी के माइंडसेट को उसकी हैबिट डाल डाल देते हैं, एंड देन इट इज़ मच ईजियर टू कोप अप, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल रिस्ट्रक्चरिंग यही है भैया कि अब हम एकदम से हमारे थिएटर कमांड्स को स्टैब्लिश करेंगे, तो रिस्ट्रक्चरिंग तो होगी हर एक पर्टिकुलर सर्विस में, ठीक है। तो वो रिस्ट्रक्चरिंग हम कोशिश करेंगे कि स्मूथ चले जाए, सो दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ। So with this, we have completed the entire series on the different commands of armed forces, air force and navy. इसी के साथ थिएटर कमांड्स हम कहाँ कहाँ क्यों क्यों और किस रीज़न के कारण जो है प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और क्या चैलेंज हो सकता है, ये सब हमने देखा। नाउ विल मीट इन अनदर सच लेक्चर, ठीक है। अगर आपको कुछ समझना है तो आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड any of the subject matter regarding to this particular sector, ठीक है। अगर आपको डिफेंस में रैंक्स या एयरक्राफ्ट्स वॉट एवर, ठीक है, मिसाइल्स वगैरह, तो जस्ट कॉमेंट डाउन, विल सी इट एंड विल वर्क ऑन इट, ओके बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।